जो प्राइमर को ऐड करवा रहा है। अब मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो होता है, जनरली अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में एक मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम प्रेजेंट रहता है, और मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है वो जनरली रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए को बनवा रहा है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए प्रोसेस है तो डीएनए को फॉर्म करवा रहा है, इसलिए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सपोज अगर आ रहा है तो ये आकर बाइंड कहाँ करेगा, जहाँ पे प्राइमर ऐड हो गया है उसके आगे। तो देखो यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया ना, प्राइमर के बाद आकर ये ऐड करेगा, बट प्राइमर के बाद आकर ये डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, ये डायरेक्ट डीएनए से नहीं ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं, फिफ्थ है आई थिंक सपोज, जिसे हम बोलते हैं बीटा क्लैम्प। ठीक है, बीटा क्लैम्प एक स्ट्रक्चर है जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम को हमारे यहाँ पर लेकर आता है। तो इस तरह से बीटा क्लैम्प इससे आके जुड़ जाता है, और जैसे ही बीटा क्लैम्प इससे आके जुड़ता है तो हमारा मेन जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो इससे आके यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है, एंड इस फिर को हम बोल सकते हैं पॉलीमरेज थर्ड, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, क्योंकि ये क्या करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करवाता है। और इसी के साथ साथ इन दोनों को कई बार कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रह जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टॉ प्रोटीन्स। ठीक है, टॉ प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो मेनली पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करवाएगा। तो ये हमारी बात हो गई मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम की। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम के बाद हमारी बात होगी किसकी, बीटा क्लैम्प की, जो उसे लोड करवा रहा है, डीएनए से अटैच नहीं करवाता, तो लोडिंग का काम करता है। ये एक्चुअल में डीएनए पे अटैच करता है और मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम के साथ बाइंड करता है, बाइंड्स विथ मेन एंजाइम। एक सिंपल सा प्रोसीजर बता रही हूँ, फिर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, अब देखिएगा टाउ प्रोटीन का इतना कोई रोल नहीं है, बस ये अटैच करवाने का काम कर रहा है। अब देखेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेलिकेज खुलता जा रहा है एंड ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, बट यहाँ पर ये प्रोसेस इससे आगे नहीं जा सकता है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, वापस से जैसे हेलिकेज ओपन होगा तो यहाँ पे वापस से एक प्राइमर ऐड करना पड़ेगा और फिर से ये यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड करेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसे, क्योंकि ये ओपन इस डायरेक्शन में हो रहा है और बन इस डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 3 प्राइम डायरेक्शन है इसका, तो बन उस साइड रहा है, ओपन इस साइड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ओपनिंग एंड सिंथेसिस की, खुलने की और बनने की डीएनए के। तो अपोजिट साइड की वजह से बीच बीच में इसमें ब्रेक्स लगते हैं, और ब्रेक्स लगने की वजह से ही हम बोलते हैं कि इनमें लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड रहते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड रहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड तो जो कंटिन्यूअस डायरेक्शन में चल रहा है उसे बोल देंगे, लैगिंग जो बीच बीच में गैप्स के साथ प्रेजेंट है। तो देखिएगा लीडिंग स्ट्रैंड तो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड हो जाएगा जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड में जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें ही हम नेम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। याद रखिएगा, लैगिंग स्ट्रैंड में जो फ्रैगमेंट्स हैं हम उन्हें नेम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गए हमारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। देखिएगा अलग अलग फ्रैगमेंट्स बनेंगे यहाँ पे बहुत सारे, और ये जो है ये हमारी पूरी कंटिन्यूअस
इस तरह से प्रेजेंट रहेगी, बट यहाँ पे हमें बीच बीच में प्राइमर्स भी मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनता जाएगा जैसे जैसे ओपन होता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये कंटिन्यूस ट्रेंड है, तो कंटिन्यूस ट्रेंड हमेशा जिस डायरेक्शन में हेलिकेज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर सिंथेसिस हो रहा है, जैसे हेलिकेज का मूवमेंट भी मैं बोल रही हूँ इस साइड है और सिंथेसिस भी इस साइड है, तो कंटिन्यूस ट्रेंड बनेगा। और अगर मैं बोल रही हूँ हेलिकेज का मूवमेंट इस साइड है लेकिन सिंथेसिस इस साइड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस या ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, बीच बीच में गैप आ जाता है। और इन गैप्स को फिल करने के लिए जो मेन एंजाइम होगा जो इन गैप्स को फिल करता है हमारा, वो हमारा आ जाता है नाउ लाइगेज, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम ही होता है बीच में जो गैप है उसको फिल कर देना, पीडीबी बॉन्ड बनवाना। ठीक है, पीडीबी बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये बनवाता है, गैप्स को फिल कर देता है। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ जो हमें दिख रही है कि गैप्स तो फिल हो जाएंगे, बट ये जो प्राइमर्स हैं जो आरएनए के हैं जो डीएनए में आ गए हैं उन्हें भी तो हमें रिमूव करना है। तो उनको रिमूव करने के लिए फिर अलग अलग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हमारे पास रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे जनरल एंजाइम जो है वो हो सकता है, मैं जनरल की बात कर लेती हूँ यहाँ पर। जनरल एंजाइम हमारा हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो प्रोकैरियोट्स में रहता है उसी की बात कर रही हूँ। फर्स्ट क्या करता है, जो भी आरएनए का स्ट्रेच है उसे हटाएगा और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता जाएगा। एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। एंड इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ मेन जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे एंड जो मेन उन दोनों के कॉमन एंजाइम्स होंगे उनको भी देख लेंगे एंड उनके बीच प्रेजेंट डिफरेंसेस को भी हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी।